हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और हमारी जो सीरीज चल रही थी विटामिन्स में, तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी और कैल्सिट्रियोल। तो इसके पहले मैंने वीडियो में विटामिन ए के बारे में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलते हैं विटामिन डी की तरफ। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और जिसका मोस्ट एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है कैल्सिट्रियोल। तो कैल्सिट्रियोल हम इसके अलावा कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं या D3 के नाम से जाते हैं, लेकिन एक्टिव फॉर्म जो है मेनली इसका जो है कैल्सिट्रियोल है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये दो एक्टिवेटेड स्टॉल के फॉर्म में पाया जाता है, विटामिन D2 और कैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D3 और कोलेकैल्सिफेरॉल। तो जो मेनली जो है विटामिन D2 है वो प्लांट ओरिजिन का होता है या प्लांट से पाया जाता है। विटामिन D3 जो है एनिमल ओरिजिन का होता है और हमारी बॉडी को मेनली जो है विटामिन D3 जो है बाहर से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। तो हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले जो एंडोजीनियस सिंथेसिस है, तो 80% हमारी बॉडी को जितनी विटामिन डी की ज़रूरत होती है वो 80% उसमें से सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में अपने आप। और सनलाइट के कारण जब अल्ट्रावायलेट रेस जो पड़ती है हमारे स्किन पर, तो स्किन के ऑयली सिक्रीशन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और वो कन्वर्ट होता है और विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं एंडोजीनस सिंथेसिस। तो इसके बाद हम देखेंगे जो अगर पिगमेंटेशन है किसी के स्किन में, तो उसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेस का जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सोजीनियस सोर्स, मतलब हम बाहर से किस तरीके से विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। तो कुछ खाने की चीज़ें हैं जैसे डीप सी फिश है, फिश ऑयल है, एग्स है, बटर मिल्क है और कुछ प्लांट्स में और ग्रेन्स में जो है विटामिन डी पाया जाता है। तो अगर हमारा जो है किसी तरीके से हमारी बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता है प्रॉपर, तो हम ये बाहर के सोर्स से ले सकते हैं विटामिन डी। इसके बाद हम देख स्टोरेज। तो स्टोरेज जो है इसका एडिपोज टिश्यू में होता है। जैसा कि हमने विटामिन ए का देखा था तो उसका लीवर में होता है, तो इसका जो है विटामिन डी का स्टोरेज एडिपोज टिश्यू में होता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है कैल्सिट्रियोल है, तो इसका मेन फंक्शन जो है सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो किसी भी तरीके से ये प्लाज्मा लेवल कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेंटेन करता है और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को प्रमोट करता है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ये मेंटेन करता है। तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को बढ़ाता है, तो उसके कारण जो है मेंटेन होता है। सेकेंड जो है बोन्स में अगर देखें तो विटामिन डी जो है रिक्वायर्ड होता है मिनरलाइजेशन ऑफ एपिफाइजल कार्टिलेज एंड ऑस्टियोइड मैट्रिक्स। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, विटामिन डी जो है पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर जो है ऑस्टियोक्लास्टिक चेंजेस करता है या रिसॉर्प्शन करता है बोन्स का, और कैल्शियम और फॉस्फोरस को जो है बोन्स से रिजर्व करता है और नॉर्मल ब्लड लेवल को कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेंटेन करता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरी चीज़ है जो किडनीज में। तो किडनी में भी विटामिन डी जो है वो पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के एट डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करता है तीन तरीके से कैल्शियम और फॉस्फोरस के। इसके बाद हम देखेंगे कि अदर फंक्शन क्या है। दूसरा फंक्शन है इम्यून रेगुलेशन। तो इम्यून रेगुलेशन में भी विटामिन डी का जो है इंपॉर्टेंट रोल पाया जाता है, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स हैं, इसके मेटाबोलाइट के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस में। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो कौन कौन से लीजन्स होते हैं। उससे पहले हम जानेंगे विटामिन डी की डिफिशियंसी क्यों होती है। तो नॉर्मली जो 80% तो विटामिन डी का सिंथेसिस हमारी बॉडी में हो जाता है अपने आप हमारी स्किन पे, लेकिन अगर लोग किसी को अगर प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होता है सनलाइट का, तो उसमें उसकी बॉडी में इनएडिक्वेट जो है फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखते हैं कि डाइटरी डिफिशियंसी भी हो सकती है। हाँ, अगर कहीं बॉडी में कोई हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जैसे हिपैटिक सिस्टम है या क्रोनिक रीनल फेल्योर है, कोई लीवर डिसऑर्डर है या इंट्राहिपैटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो इस कंडीशन में जो है उसमें भी या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसमें भी विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे कि डिसीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो विटामिन डी की डिफिशेंसी से बच्चों में जो है, बढ़ते हुए बच्चों में रिकेट्स की कंडीशन पाई जाती है, बड़ों में या अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन आती है। इसके अलावा हाइपोकैल्सेमिक टेटनी भी हो सकता है ड्यू टू मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे
कि अगर विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण जो है क्या कंडीशन होती है, तो इसे कहेंगे हाइपर विटामिनोसिस डी। तो इसके कारण जो है हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर फॉस्फेटेमिया हो सकता है, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन हो सकता है, और इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस हो सकता है, प्री डिस्पोजिशन ऑफ रीनल कैलकुलाई हो सकता है, स्टोन्स के फॉर्मेशन हो सकते हैं, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, आर्टरीज में, मायोकार्डियम में, लंग्स में, स्टमक में। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो हमें कैल्शियम की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक है, मतलब विटामिन डी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो भी वो फंक्शन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता और फिर भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अंत में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी की कमी ना हो तो रोज़ सुबह की धूप लिया करें, कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 20-25 मिनट के लिए। तो मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है वो हेल्प करती है, बहुत तेज़ धूप की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।